दोस्तों, आज की ये मूवी ऐसे मुद्दे को दिखाती है जो हमारे देश में आज भी कहीं ना कहीं हो रहा है। इस मूवी का टॉपिक है जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हॉस्पिटल का ना होना या दवाइयाँ और इलाज की कमी की वजह से इंसान का मरना। शुरू में मुझे लगा था कि ये कोई नॉर्मल इमोशनल ड्रामा मूवी होगी, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद मुझे पता चला कि ऐसी मूवी को तो ऑस्कर में भेजा जाना चाहिए। इसलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये शानदार मूवी। लेकिन पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी मूवी मिस ना हो जाए। फिल्म की शुरुआत होती है दूर पहाड़ों पर बसे गांव से। ये गांव इतनी ऊंचाई पर होता है कि अगर वहां किसी को इलाज की जरूरत पड़े या कोई इमरजेंसी हो तो टेढ़े मेढ़े रास्तों की वजह से एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए लोगों को खुद ही अस्पताल जाना पड़ता है। और इस गांव की एक और दिक्कत थी कि यहाँ पर हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही बस चलती है। अब धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती जाती है। सभी को पता है कि सिर्फ एक गांव के लिए सरकार ये रास्ता कभी ठीक नहीं करेगी। इसलिए सिर्फ एक ही उपाय है, या तो गांव में बाहर से किसी डॉक्टर को लाकर रखा जाए या फिर गांव का कोई आदमी पढ़कर डॉक्टर बन जाए। और इसकी जिम्मेदारी उठाती है गांव की एक लड़की अमोदा। अमोदा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए खूब पढ़ाई करती है, लेकिन कम मार्क्स होने की वजह से उसका एडमिशन नहीं हो पाता, जिससे पूरा गाँव उदास हो जाता है। सब उसका हौसला बढ़ाते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार फिर से कोशिश करना। लेकिन अमोदा को बहुत बुरा लगता है। उसने सारे गांव वालों की उम्मीद पर पानी फेर दिया, इसलिए वो उठकर वहां से चली जाती है। उसको जाते हुए देखकर उसके पिता रमन सोचते हैं कि वो थोड़ी देर अकेले रहना चाहती होगी। लेकिन बाद में रमन के साथ साथ पूरे गांव के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अमोदा ने खुद को दोषी मानते हुए सुसाइड करने की कोशिश की है। उसको ऐसी हालत में देख के गांव के लोग और अमोदा का भाई मारी फौरन उसको लेकर पैदल ही अस्पताल की तरफ भागते हैं। लेकिन उस अस्पताल में ताला लगा हुआ था। फिर जैसे तैसे सभी लोग शहर की तरफ भागते हैं और एम्बुलेंस को भी फोन करते हैं। हालांकि वह तो शहर पहुंच ही नहीं सकते थे, पर एम्बुलेंस के आने में भी 3 घंटे लग जाते हैं, जिसके बाद अमोदा को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। अमोदा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। डॉक्टर कहता है कि ऐसे केस में फौरन CPR देकर लोगों को बचाया जा सकता है, लेकिन गांव वालों को इसका मतलब नहीं पता था। उन्हें बस इतना पता था कि अगर कोई डॉक्टर गांव में होता तो शायद अमोदा बच जाती। मारी अपनी बहन की मृत्यु के बाद बहुत रोता है। मारी का पिता रमन और गांव के सभी लोग अमोदा की वजह से टूट जाते हैं। फिल्म की शुरुआत में ही ऐसा सीन है कि आप भी खुद को रोने से नहीं रोक सकते। खैर, पूरा गाँव अपनी आखिरी उम्मीद को टूटते हुए देख रहा था, क्योंकि अमोदा अकेली लड़की थी जो पढ़कर अपने गांव के लिए काम कर सकती थी। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही, जिसके बाद गांव के सभी लोग गुस्से में उसकी लाश को रास्ते में रखकर ट्रैफिक जाम कर देते हैं। सभी मांग करते हैं कि जब तक कलेक्टर साहब आकर हमारे गांव के लिए डॉक्टर का इंतजाम नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये खबर जब DM के पास पहुंचती है तो वह यहाँ आकर लोगों को समझाते हैं। वे कहते हैं, मैं आप लोगों की समस्या समझता हूँ। मैं खुद कई बार डॉक्टर्स को आपके गांव भेज चुका हूं, लेकिन कोई भी डॉक्टर आपके गांव में 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिकता। उसकी ये वजह है कि डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत महंगी है। इसीलिए डॉक्टर बनने के बाद लोग अपने उस पैसों को कमाना शुरू करते हैं जो उन्हें अपनी पढ़ाई में खर्च किया था। और वह पैसा उन्हें किसी छोटे गाँव से नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों से मिलता है। इसलिए कोई भी यहाँ पर आना नहीं चाहता। मारी कहता है कि सर, फिर आप ही बताइए कि हम क्या करें। DM थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि मेरी बेटी खुद एक डॉक्टर है। मैं उसे 1 हफ्ते के लिए आपके गांव में रुकने के लिए मना सकता हूं। इसी बीच आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उसको हमेशा के लिए अपने गांव में रहने के लिए मना ले। इसी तरह DM उनको सच्चाई बताते हुए ये उपाय देकर वहां से चला जाता है। अब दूसरे दिन ही गाँव के सभी लोग प्लानिंग करते हैं कि वो डॉक्टर का इतना ख्याल रखेंगे कि वो वहाँ से जाने के बारे में सोचेगी भी नहीं। इसीलिए सभी अपने अपने पास से जो कुछ भी हो सकता था वे सब लाकर उस डॉक्टर का स्वागत करने के लिए इकट्ठा होते हैं। फाइनली अब इस गांव की डॉक्टर शोभा वहां आ जाती है, जिसे देखकर पहले तो गांव वाले सोचते हैं कि गलती से कोई मॉडल वहां पर आ गई है। लेकिन अगले ही पल ये जानकर सभी हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की उसी DM की बेटी यानी कि शोभा डॉक्टर है। इसके बाद पूरा गाँव शोभा का अच्छे से स्वागत करता है। शोभा पहले तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन धीरे धीरे सभी के प्रति कंफर्टेबल हो जाती है। दूसरी तरफ गांव वाले यही सोच रहे थे कि इतनी मॉडर्न शहरी लड़की को हम गांव वाले कैसे रोक पाएंगे। इसी बीच शोभा को सभी उसके कमरे तक लेकर जाते हैं, जो शोभा को थोड़ा छोटा लगता है,
लेकिन फिर भी उसके लिए मान जाती है। इसके बाद गांव वाले उससे उसकी मनपसंद डिशेस के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद शोभा उन्हें कई सारी विदेशी डिशेस का नाम बताती है जो सभी के सर के ऊपर से चली जाती है। लेकिन फिर शोभा उनसे कहती है कि आप लोग मेरे खाने के लिए परेशान ना हो, वो सब मैं एडजस्ट कर लूंगी। इसके बाद गांव वालों को थोड़ी सुकून की सांस मिलती है। अब रात को जब शोभा सो रही थी तभी अचानक गांव में एक शेर आ जाता है। वह शेर सीधा शोभा की विंडो पर आकर घुराता है, जिसे देखकर शोभा डर के मारे चीखने लगती है। चीख सुनकर पूरा गांव वहां आ जाता है और सभी मिलकर उस शेर को वहां से भगा देते हैं। इसके बाद सभी गांव वाले डिसाइड करते हैं हम में से रोज एक आदमी शोभा के कमरे के बाहर पहरा देगा। साथ ही वह शोभा को कहते हैं कि मैडम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज से शेर यहाँ तक नहीं आएगा, आप टेंशन फ्री होकर सो जाइए। शोभा थैंक यू बोलकर अपने रूम में जाकर सो जाती है। अब अगले दिन से शोभा हॉस्पिटल में बैठना शुरू कर देती है, जिसके बाद गांव के सभी मरीज एक एक करके उसको दिखाने आते हैं। अब काम की थकावट के बीच शोभा को कॉफी पीने की आदत होती है, इसलिए गांव वाले उसके लिए कॉफी का इंतजाम करने के बारे में सोचते हैं। पर गांव में तो किसी को भी कॉफी बनानी नहीं आती थी, इसलिए मुखिया का बेटा मुर्गुन इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेता है। वो अगले दिन शहर जाकर कॉफी ले आता है। अगले दिन से वह खुद कॉफी बनाना सीखकर शोभा के लिए दिन में 2-3 बार कॉफी बनाने लग जाता है और खुद की दुकान को बंद करने का फैसला लेता है। दोस्तों, यहाँ समझ सकते हैं कि आखिर यह हॉस्पिटल गांव वालों के लिए कितना मायने रखता है। पता नहीं कितनी मुसीबतें उन्होंने अब तक झेली होगी, जो अपने डॉक्टर के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, वह भी बिना किसी स्वार्थ के। अगले दिन हॉस्पिटल में गांव के एक लड़के को लाया जाता है जो पेड़ के नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। शोभा फौरन उसको पीआर देती है, जिससे वह होश में आ जाता है और फिर से सांस लेने लगता है। उस लड़के की माँ शोभा को थैंक यू बोलती है और फिर शाम को वह सभी से कहती है कि मेरे पति जब गिरकर बेहोश हुए थे तो डॉक्टर ना होने की वजह से मैंने उनको गवा दिया था, लेकिन आज जब मेरा बेटा गिरा तो शोभा मैडम ने फौरन उसका इलाज करके उसको बचा लिया। भगवान जैसे इस डॉक्टर को हमें इस गांव से नहीं जाने देना चाहिए। हमें कुछ भी करके उन्हें यहाँ पर रुकने के लिए मनाना होगा। अब मुखिया के साथ साथ गांव के सभी लोग मारी को ये जिम्मेदारी देते हैं कि शोभा मैडम को जो भी चीज़ पसंद है सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। अगले दिन से मारी अपने काम पर लग जाता है और उसे पता चलता है कि शोभा को पार्टी और नाच गाना काफ़ी पसंद है। फिर मारी ये बात शोभा को बताता है, जिसके बाद मुखिया कहता है कि 2 दिन गांव में शादी है, हम उनको शादी में इनवाइट करेंगे और उनका ख्याल रखेंगे, जिससे उनको अच्छा लगेगा। अब शोभा को उस शादी में बुलाया जाता है। शादी में सभी का ध्यान उन पर ही होता है और कोई भी उसको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देता। पर तभी एक चीज़ से शोभा को दिक्कत हो जाती है। जब शोभा को पता चलता है कि जिस लड़की की शादी हो रही है वो अभी नाबालिग है, इसलिए वह उस शादी को रुकवाने की बात करती है। पर गांव वाले उस शादी को होने से रोक नहीं सकते थे, इसलिए सभी शोभा से प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद गांव में किसी भी नाबालिग लड़की की शादी नहीं होगी। ये सुनकर शोभा बहुत खुश होती है, जिसके बाद सभी उस शादी को एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे एक हफ्ता निकल जाता है और शोभा अपने पिता को कॉल करके कहती है कि पापा 1 हफ्ता हो चुका है, आप जल्दी से मेरे ट्रांसफ़र का काम करवाइए। उसके पिता कहते हैं कि अभी कुछ दिन और रुक जाओ, इस तरह गांव वालों को छोड़कर मत जाओ, ट्रांसफ़र में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए कुछ दिन वहीं रुको। लेकिन शोभा कहती है पापा मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, ऑलरेडी 1 हफ्ता हो चुका है। जिसके बाद उसके पापा कहते हैं ठीक है मैं ट्रांसफ़र करवाता हूँ, लेकिन उसमें भी कुछ दिन लग जाएंगे, तब तक तुम उसी हॉस्पिटल में इलाज करो। अब उसी शाम को रमन नाम का आदमी आकर शोभा से मिलता है। वो कहता है मैडम मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं जानती। मैं पहले फर्टिलाइजर्स बेचने का काम किया करता था, पर जब मुझे पता चला कि उसके अंदर ऐसा केमिकल डाला जाता है जिससे फसल बर्बाद हो जाती है और साथ ही लोग भी बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर ने मुझे कई बार फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से मना किया, लेकिन मैंने कभी उनकी नहीं सुनी। बाद में जब उस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से मेरी बीवी और गांव के कुछ लोग की जान चली गई, तो मैं डॉक्टर के पास माफ़ी मांगने गया, लेकिन वहां मुझे पता चला कि गांव के लोगों का इलाज करने की वजह से उन्हें भी वही बीमारी हो गई और वो मर चुके हैं। ये देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसीलिए मैंने अपनी सारी संपत्ति बेचकर गांव में हॉस्पिटल बनवाया। शुरू में डॉक्टर्स यहाँ पर आए, लेकिन दूर होने की वजह से और पर्सनल सुविधाएं ना मिल पाने की वजह से वो वहाँ से चले गए। गांव के लोगों को मेरी बेटी और मेरे बेटे से बहुत उम्मीद थी। मेरा बेटा तो गांव और खेती की वजह से नहीं पढ़ सका, लेकिन उसने अपनी बहन को बहुत पढ़ाया, लेकिन वह भी अब नहीं रही।
इसलिए बेटा तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। मैं चाहता हूँ तुम एक बार इस गांव के लोगों और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। उन सभी को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बार तुम यहाँ के लोगों के बारे में ज़रूर सोचना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन शोभा रमन को हॉस्पिटल आकर चेकअप करवाने के लिए कहती है। कुछ दिनों में उसकी रिपोर्ट आती है, जिससे उसे पता चलता है कि रमन को कैंसर है और शोभा रमन को दवाइयाँ लिखकर देती है। इसी बीच अचानक वह रमन का हाथ पकड़कर कहती है कि अंकल आप फिक्र मत कीजिए, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं इस गाँव से नहीं जाऊंगी। ये सुनकर रमन बहुत खुश होता है। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसे कैंसर है। खैर रात को शोभा मारी से पूछती है कि क्या इस गांव में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन सके। मारी कहता है ऐसी सिर्फ मेरी बहन थी जिसने बहुत मेहनत की, लेकिन उसे 1200 में से 1192 नंबर आए और इसी फर्क की वजह से उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। इसके सदमे को वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान दे दी। यहाँ शोभा को पता चलता है कि रमन ने अपनी जिस बेटी की बात की थी वह असली में मारी की बहन थी। ये सोचकर शोभा को मारी और रमन के लिए बहुत बुरा लगता है, जबकि अपनी बहन के बारे में बताते हुए मारी का भी गला भर आता है और वह बताते बताते अचानक चुप हो जाता है। थोड़े दिन बाद रमन की हालत ज़्यादा खराब होने लगती है और वह गांव वालों को अपने पास बुलाता है और सभी से कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे चुपचाप कहीं दफना देना और इस बारे में शोभा मैडम को मत बताना, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं ठीक नहीं होता वे यहाँ से नहीं जाएंगी और अगर मैं मर गया तो शायद वो यहाँ से चली जाएंगी, इसलिए मेरे बारे में कोई भी जिक्र मत करना। मारी अपने पिता से वादा करता है कि बाबा ऐसा ही होगा, आप परेशान मत होइए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन रमन इसी बीच अपना दम तोड़ देता है। पूरा गांव बिना किसी रीति रिवाज से उसे दफना देता है ताकि शोभा को इस बारे में पता ना चले। लेकिन इसी बीच मारी की नज़र अपने चाचा पर पड़ती है जो अपने भाई रमन के मरने पर यहाँ आए हुए थे। वो देखता है कि उसके चाचा की फेस को अगर थोड़ा ठीक कर दिया जाए तो वो बिल्कुल उसके पिता जैसे लगेंगे, इसीलिए वो फौरन उनके बालों को कम करवाता है और साथ में अपने पिता जैसा गेटअप बना देता है। और वह ये सब इसीलिए करता है ताकि शोभा को लगे कि रमन गाँव में ही है। फिर एक दिन शोभा मारी से कहती है कि तुम्हारे बाबा की टेस्टिंग का समय हो चुका है, इसलिए उनको यहाँ ले आओ। डरते हुए मारी अपने चाचा को हॉस्पिटल लेकर आता है और सच में शोभा उनको नहीं पहचान पाती। इसके बाद शोभा उसकी नई रिपोर्ट्स तैयार करवाती है, जिसके रिजल्ट्स में हमें पता चलता है मारी के चाचा को भी कैंसर है। हालांकि शोभा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी नज़र में तो वो रमन था। लेकिन मारी समझ जाता है कि उसके चाचा भी अब ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, इसीलिए वो उनकी देखभाल करनी शुरू कर देता है। पिता की मृत्यु के बाद उसकी फैमिली में बस उसके चाचा ही थे जिनको वो खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन कुछ दिन बाद उसके चाचा भी अपनी जान गंवा देते हैं और ये देखकर मारी पूरी तरह से टूट जाता है। तभी गांव का एक आदमी शोभा को सब कुछ सच सच बता देता है कि ये मारी के पिता नहीं चाचा हैं। मारी के पिता तो 2 हफ्ते पहले ही मर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मौत की खबर आपसे छुपाकर रखने को कहा था ताकि आप यहाँ से ना जाओ। इसीलिए मारी ने अपने चाचा को ही अपना पिता बना लिया था। गांव वालों और मारी का ये दुख देखकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूरी रात बैठकर इसके बारे में सोचती है और फिर सुबह गांव वालों को बुलाकर उनसे कहती है मैं चाहकर भी अब इस गांव में नहीं रुक सकती, क्योंकि मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। इसलिए मुझे यहाँ से आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोग मुझे गलत मत समझना, मुझे माफ़ कर दें। ये सुनकर पूरा गांव शांत हो जाता है। सभी गांव वाले शोभा को प्यार करते थे, लेकिन वह समझ चुके थे कि वह शोभा की जिंदगी पर अपना फैसला थोप रहे थे, जो कि ठीक नहीं है। तभी गांव का मुखिया सभी से कहता है क्यों ना हम शोभा की शादी इसी गांव में किसी लड़के से करवा दें, लेकिन इसके लिए पहले शोभा को मनाना होगा। अगर वह मान गई तो वह हमेशा के लिए यहीं रहेगी। मुर्गुन कहता है कि शोभा मैडम पढ़ी लिखी है और गांव में सभी अनपढ़ लड़के हैं, आखिर वह किसी से शादी क्यों करेगी। इस पर मुखिया कहता है कि मुझे नहीं पता, ये सब तुम लोग देखो, लेकिन अगर वह मान गई तो जिस लड़के से वह शादी करेगी मैं उसे अपना एक पूरा खेत दे दूंगा। ये सुनकर अब मुर्गुन मारी के साथ साथ गांव के कई लड़कों से बात करता है। सभी शोभा से इलाज के बहाने बात करने जाते हैं, लेकिन उसे कुछ कह नहीं पाते। इसके बाद मारी सभी लड़कों को बताता है कि आखिर शोभा को क्या क्या पसंद है और उन्हें किस तरह से बात करना पसंद है। जिस पर मुर्गुन कहता है कि तुम हमें क्यों समझा रहे हो, तुम भी तो इस गांव के लड़के हो,
तुम खुद जाकर मैडम को शादी के लिए बोल दो। अब अगले दिन शोभा मारी के साथ अपने घर आती है क्योंकि आज उसकी एंगेजमेंट है। वो देखता है कि शोभा उस लड़के के साथ खुश है, इसीलिए वह कुछ भी नहीं कहता और उदास हो जाता है। अगले दिन शोभा को गांव की एक औरत का फोन आता है जो बताती है कि मैडम मेरे बेटे को कुछ हो गया है और जो दवा आपने दी थी वह भी नहीं मिल रही, उसके मुंह से खून आ रहा है, इसलिए मैडम कुछ कीजिए। शोभा कहती है आप फिक्र मत करो, मैं फौरन आ रही हूँ। शोभा तुरंत वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक वह बच्चा अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर गांव में फिर से मातम का माहौल हो जाता है। इसी बीच शोभा की नज़र उस महिला की बेटी पर पड़ती है जिसने अपने भाई की सारी दवा खा ली थी और इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन शोभा उस लड़की का फौरन इलाज शुरू कर देती है और उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद वह औरत आकर शोभा का शुक्रिया करती है। वो कहती है मैंने सुना था कि डॉक्टर भगवान होते हैं मैडम, लेकिन आज देख भी लिया। मुझे तो लगा था कि आज मैं अपने दोनों बच्चों को खो दूंगी, लेकिन आपने मेरी बेटी को बचा लिया। मैडम आप भगवान हैं, मैडम आप भगवान हैं। अब अगले दिन जब शाम के समय शोभा अपनी शादी का कार्ड मारी को देने जा रही थी तो वह देखती है कि गांव के सभी लोग और मारी आपस में कुछ बात कर रहे थे। मारी असल में गांव वालों को ये कहकर माफी मांगता है कि मैं मैडम से कुछ नहीं कह पाया क्योंकि जिस लड़के से मैडम की शादी होने वाली है मैडम उसको पसंद करती है और अगर मैं ऐसा कहता तो हम लोग मैडम की जिंदगी पर अपना फैसला थोप देते। साथ में मारी अपने पिता से भी माफी मांगता है, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको किए हुए वादे को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन तभी मुखिया कहता है कि मारी तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है, साथ ही इस गांव के लोगों ने भी अपनी हैसियत से बढ़कर किया है। मुर्गुन ने भी अपनी दुकान बंद कर दी और कॉफी बनाना शुरू किया। सभी ने ऐसे ऐसे पकवान बनाने सीखे जिसका नाम भी उनको नहीं पता था और ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए किया ताकि शोभा मैडम यहाँ पर रुक सके। लेकिन किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वो होकर रहेगा, इसीलिए भगवान ही हमारी आखिरी आस है। अब हम वही करेंगे जो भगवान की मर्जी है। मारी सभी को समझाता है कि हमने चाहे शोभा मैडम के लिए जो कुछ भी किया, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने भी हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने अपने रहते एक भी आदमी को बीमार नहीं होने दिया, रात में भी लोगों का इलाज किया, अपने परिवार की तरह हमारी देखभाल की। इसीलिए उनके लिए मन में कोई गुस्सा गिला मत रखना। ये सब कुछ सुनकर दूर खड़ी शोभा का दिल भर आता है और वह इमोशनल हो जाती है। दूसरे दिन जाने से पहले शोभा सभी से कहती है कि मुझे आप लोग माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पर नहीं रुक पाई, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको जल्दी ही एक नया डॉक्टर मिल जाएगा। इसी बीच एक महिला आकर कहती है मैडम आपकी वजह से मेरी डिलीवरी सही तरह से हो पाई थी, वरना पहले कई बार बच्चे और माँ की जान को खतरा होता था। मेरी ये बेटी आपकी वजह से ही इस दुनिया में आई है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ही इसका नाम रखें। शोभा ये सुनकर फिर से इमोशनल हो जाती है और फिर उस बच्ची का नाम रखती है मुथुलक्ष्मी, जो कि असल में तमिलनाडु रीजन की पहली महिला डॉक्टर थी। ये कहकर अपने दिल पर पत्थर रखकर शोभा वहां से चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मारी हॉस्पिटल में जाकर ताला लगा देता है और कहता है कि अब ये ताला तभी खुलेगा जब मुथुलक्ष्मी इस गांव की पहली डॉक्टर बनेगी और उसी दिन मेरा वादा भी पूरा होगा जो मैंने अपने पिता से किया था। इसके बाद वह बारिश में आगे बढ़ जाता है और इसी के साथ ये इमोशनल फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। फिल्म का अंत रुला देने वाला है। फिल्म के आखिरी सीन में हमें कुछ रियल इंसिडेंट्स दिखाए जाते हैं जहां लोगों को सच में डॉक्टर ना होने पर अपने लोगों को कंधे पर, साइकिल पर या रेडी पर शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ता है, जिससे कई लोगों की जान तक चली जाती है। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बाय बाय, मिलते हैं ऐसी एक और मज़ेदार फिल्म में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।